जय जवान जय किसान। तो हम लोगों ने जो है परावर्तन जो है पूरा कर लिया है और हमने बताया था कि जो है अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, याद है किसी को? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोगों को एक बेसिक पॉइंट जानना है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। और सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल लिख लीजिए। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखो, जब प्रकाश वायु या निर्वात में रहता है तो उसकी चाल सबसे ज़्यादा रहती है। जब प्रकाश कहाँ पर रहता है? वायु या निर्वात में, तो उसकी चाल क्या रहती सबसे? और जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसकी चाल घट जाती है। उसकी चाल अब सी नहीं रहती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड नहीं रहता। जैसे देखो, ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, मीडियम है, और यहाँ पर वायु है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं? सी से। सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब किसी माध्यम में प्रकाश जाता है तो माध्यम में प्रकाश की चाल सी नहीं रहेगी, सी से घट करके वी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो अगर पूछा जाए ये वी क्या है तो आप कहोगे प्रकाश की चाल है। पूछे कहाँ पर है, कहोगे माध्यम में। कहाँ पर? माध्यम में प्रकाश की चाल वी है। तुम क्या कर रहे हो? इधर देखो ध्यान से। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? वी। और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सी। ठीक है, तो बताओ सी ज्यादा है या वी ज्यादा है? सबसे ज्यादा वायु या निर्वात में तो प्रकाश की चाल रहेगी, माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो हम लोगों को देखो, ये जो घटना है प्रकाश के परावर्तन की घटना, इस घटना को पढ़ने के पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु जानना होगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? क्या चीज जानना है? अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला पॉइंट हमको अपवर्तनांक समझना। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है पढ़ना चाहते हैं अपवर्तनांक। क्या पढ़ना चाहते हैं कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या इसी को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चाहे आप इसको अपवर्तनांक कहिए चाहे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहिए। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसका अपवर्तनांक होगा? माध्यम का। इसकी डेफिनेशन है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में
माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, या उसे सिंपली अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन या म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, एन या म्यू से दर्शाते हैं। अपवर्तनांक को एन से भी दर्शा सकते हैं और अपवर्तनांक को म्यू से भी दर्शा सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग, अपवर्तनांक एन बराबर क्या सूत्र लिख सकते हैं? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? सी। और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन लिखवाया? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक एन बराबर होगा वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सी और ये माध्यम में प्रकाश की चाल भी। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? सी अपान बी। ये अपवर्तनांक का सूत्र है। अपवर्तनांक एन बराबर क्या होता है? सी अपान बी। कभी कभी सवाल में अपवर्तनांक दिया गया होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी होगी, ठीक है? तो v बराबर, यहाँ से माध्यम में प्रकाश की चाल अगर निकालनी हो, माध्यम में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, v बराबर हो जाएगा c अपान एन। v बराबर क्या हो जाएगा? c बाई एन हो जाएगा। ये c ऐसे लिखा रहने दो, ये v यहाँ पहुँचा दो और अपवर्तनांक नीचे ले जाओ, तो v बराबर क्या हो जाएगा? c बाई एन, ठीक है? अब देखना यहाँ पर, ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो चाल बटे चाल, जो मात्रक इसका वही मात्रक इसका कट जाएगा। तो अपवर्तनांक का क्या कोई मात्रक और विमा होगा? तो अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक मात्रकहीन व विमाहीन है। अपवर्तनांक पूछा जाए, इसका मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक जो होता है मात्रकहीन व विमाहीन है। मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक की ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपसे कहा जाए कि माध्यम में प्रकाश की चाल तो v है और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? c। तो c का मान ज़्यादा है और v का मान क्या है? कम। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, जैसे ऊपर जो अंश में हो, ऊपर वाली चीज़ बड़ा हो और नीचे वाली चीज़ छोटा हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर मान लो बड़ी संख्या 5 है और नीचे 2 है, तो बताओ 5 बटे 2 कितना आएगा? 2.5। ऊपर वाली संख्या मान लो 2 ले लेते हैं, नीचे 1 ले लेते हैं, 2 बटे 1 बराबर कितना आएगा? इसी तरीके से ऊपर 3 ले ले, नीचे 2 ले ले, 3 बटे 2 कितना आएगा? बताओ। अगर अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो बताओ इस भिन्न का मान जो होगा, जो फ्रैक्शन होगा, वो 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा? 1 से बड़ा आएगा ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हो सकता है या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1 से कम, तीसरा ऑप्शन 1 से बड़ा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से बड़ा होता है, ध्यान रखना। निरपेक्ष अपवर्तनांक या सिंपली अपवर्तनांक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से बड़ा होता है, सदैव 1 से बड़ा होता है।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता, ध्यान रखना, इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है, और ये जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो वायु की तुलना, वायु है और यहाँ पर माध्यम है, माध्यम की तुलना वायु से की गई है। किससे की गई है? माध्यम की तुलना किससे की गई है? वायु या निर्वात से की गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो माध्यम दिए गए होते हैं, कभी कभी क्या होता है, दो माध्यम दिए गए होते हैं, और हम लोगों को एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताना होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताना होता है। तो देखिए एक दो बेसिक पॉइंट और पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। नोट कर लीजिए आप लोग, कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक n का मतलब अपवर्तनांक, g का मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच का, तो ये होता है 3/2। कितना होता है? 3/2 मतलब 1.5। इसी तरीके से जल का पूछा जाए, अगर जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है NW, NW का मान होता है 4/3। ठीक है, 4/3 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3 होता है, और कांच का जो होता है वो 3/, ये नोट हो गया सब लोगों का। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है। किसका होता है? जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक रखने वाला जो पदार्थ है या मटेरियल है वो कौन है? हीरा। समझ गए बात कि नहीं? पूछा जाए सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है किसका, तो लिखो अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, आंसर लिख लेना, डायमंड मतलब हीरा। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का, डायमंड का, और ये होता 2.4। कितना होता? हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है कितना? 2.4, 2.4। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, याद रखना इसको। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का होता है, और कितना होता पूछ लिया जाए तो 2.4 होता है। समझ गए बात कि नहीं? कभी कभी देखो अपवर्तनांक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जहां प्रकाश की चाल जहां प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो। ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 2.0, तीसरा ऑप्शन है 3.0, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है, उस माध्यम का अपवर्तनांक बताना है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है। ये कहां पर प्रकाश की चाल है? और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हो क्या होता है? C = 3 × 10⁻⁸
तो अब देखना अपवर्तनांक का जो सूत्र अभी हमने बताया, n बराबर क्या होता है, c/v होता है। c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान माध्यम में प्रकाश की चाल ये दी गई है 1.5 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ये आएगा 3/1.5, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/15। ठीक है, 15 के 15, 15 दूना 30, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जहां पर प्रकाश की चाल दी जाएगी। मीडियम में प्रकाश की चाल दी गई हो तो हम लोग जो है उस मीडियम का अपवर्तनांक पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद है अगली हेडिंग आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। कभी कभी क्या होता है, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताना होता है और दोनों माध्यम में से कोई भी माध्यम वायु या निर्वात नहीं होता। समझ गए बात कि नहीं। तो एक माध्यम, जैसे मान लो दो माध्यम ले लेते हैं, अलग अलग दो माध्यम है, एक का अपवर्तनांक मान लो n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मान लो n2 है। देखिएगा जो है यहाँ पर जैसे दो माध्यम है, एक मीडियम है उसका अपवर्तनांक n1, ये दो माध्यम है, एक का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे का अपवर्तनांक क्या है n2। ये पहला माध्यम है और ये क्या है दूसरा माध्यम है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए n मतलब अपवर्तनांक, ये तो जानते ही हो n का क्या मतलब है अपवर्तनांक। 1 का मतलब होता प्रथम माध्यम का और 2 का मतलब होता दूसरे के सापेक्ष। n मतलब अपवर्तनांक, 1 का मतलब पहले माध्यम का, किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो इधर लिखा जाएगा और जिसका पूछा जाए वो इधर लिखा जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए 2n1 की मीनिंग क्या है, 2n1 का अर्थ क्या है, 2n1 का मतलब होता है द्वितीय माध्यम के सापेक्ष, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और इसका जो सूत्र होता है 2n1। जैसे पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपको लिखना है, यहाँ लिखेंगे n1, क्या लिखेंगे, और किसके सापेक्ष है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो नीचे लिखेंगे n2। तो 2n1 का ये सूत्र है 2n1। ध्यान से देख लो एक बार, जैसे हमने कहा कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो n1 लिख दो, दूसरे के सापेक्ष तो n2 नीचे लिख दो। पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, नीचे n2 लिखो। इसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट होगा, जैसे n मतलब अपवर्तनांक, 2 का मतलब दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष इसके सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक लिखना है n2, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है तो यहाँ लिखेंगे n2, पहले के सापेक्ष तो n1 नीचे लिख देंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अर्थ है सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक का मीनिंग क्या है, एक माध्यम के रिस्पेक्ट में
दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक ज्ञात करना सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ से 2n1 का अर्थ बता दिया हमने, यही सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये भी सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर ऐसा होता मान लो Ng, इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक, N का मतलब अपवर्तनांक, G का मतलब ग्लास का, और यहाँ लिखते W मतलब वाटर, तो इसका मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका क्या मतलब है? जल के सापेक्ष किसका? ग्लास मतलब कांच, कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं WNG का, जिसका अपवर्तनांक है Ng उसको ऊपर Ng, और जिसके सापेक्ष वो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर N मतलब अपवर्तनांक, N मतलब अपवर्तनांक, और जो है W का मतलब वाटर का, W का मतलब वाटर का, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक किसे पढ़ेंगे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका क्या फार्मूला बनेगा? GNW बराबर हो जाएगा NW अपॉन NG, GNW बराबर हो जाएगा NW अपॉन NG हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? तो ये जो लिख रहे हैं ना, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे ही कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे क्या बोलते हैं? जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 1 से बड़ा भी आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है। समझ गए बात कि नहीं? ये जो मान आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसका मान 1 से बड़ा अथवा 1 से छोटा होता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। इधर वाला नोट हो गया क्या? यहाँ पॉइंट लिख दे रहे हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 अथवा 1 से बड़ा अथवा 1 से छोटा होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक का मान, सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा अथवा 1 से छोटा होता है। 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, ध्यान रखना। जबकि हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक में बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से क्या होता है। इसका जो है एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है 2 बार यूपी कैटेट में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, वायु के संदर्भ में जो क्वेश्चन आ चुका है, वायु के संदर्भ में जल व कांच के अपवर्तनांक, जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा 8/9, 10/9, 9/8, चौथा इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन जो है यूपी कैडेट में आ चुका है, और यही क्वेश्चन ही आया है। इस तरीके की बात ही छोड़ो, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक,
ये जल का अपवर्तनांक है, इसको कहते हैं। अगर ये जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये NW का मान 4/3। यहाँ पर तो सवाल में दिया गया है, लेकिन अगर नहीं दिया गया होता तो आपको याद रखना है। NW 4/3, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको हो सकता ना दिया गया, ठीक है, तो अपने आप इसको याद रखना है। तो NW बराबर 4/3 और NG बराबर क्या हो जाएगा 3/2। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, जल का अपवर्तनांक 4/3। अब पूछा क्या गया, कांच के सापेक्ष, यन मतलब अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हो इधर आएगा, इधर देखो, कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हो इधर होगा, और किसका अपवर्तनांक, जल का, तो GNW बताना है। तो जिसका अपवर्तनांक वो ऊपर होता है NW बटे जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है। तो NW का मान कितना है 4/3 बटा NG का मान कितना है 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूना 8/3 त्रिका, तो 8/9 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है 8/9। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक 4/3 बटा 3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/9। आंसर होगा 8/9। अगर इसी में इधर देखो, अगर हम पूछा जाता कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अगर इसी सवाल में अगर पूछा जाता कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये पूछ लिया जाता, तो क्या करते, NG बटे NW करते। NG का मान कितना है 3/2, कांच का अपवर्तनांक 3/2, जल का 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा 9 हो जाएगा, 4 दूना 8, 9/8। इस प्रकार से 9/8, तब आंसर कितना हो जाता, ये ऑप्शन सी हो जाता 9/8। तो देखो 9/8 जो है 1 से बड़ा है, 9/8 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन 8/9 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और उसका मान 1 से छोटा भी हो सकता है, जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, 1 से बड़ा भी हो सकता है 1 से छोटा। और एक और अपवर्तनांक बताया था, उसका नाम निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्या बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में पूरी बात हमने आपको बता दिया। और एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, अभी एक पॉइंट और है, बेसिक है। जैसे 2 माध्यम आपको दे दिए जाए, 2 माध्यम आपको दे दिए जाए और उनमें से एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है ज़्यादा और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कम, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसे कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सघन माध्यम। सघन मतलब होता है डेंसर मीडियम, और दूसरा माध्यम जो होता है उसे कहते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है विरल माध्यम। ये फंडामेंटल है, सघन एवं विरल माध्यम, सघन एवं विरल माध्यम, सघन एवं विरल माध्यम, डेंसर एंड रेयरर मीडियम। 2 माध्यमों में से जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम, तथा जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। 2 माध्यमों में से जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम तथा दूसरा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। विरल कहलाता है, दूसरा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। जो दूसरा मीडियम होगा वो रेयरर मीडियम होगा और जो ज़्यादा अपवर्तनांक वाला होगा वो सघन माध्यम होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब डेफिनेशन जो है अगले वीडियो में हमको मिल पाएगा। तो बाकी सभी स्टूडेंट इस चैनल को जो भी देख रहे हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। जो बच्चे जो है यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं क्लास में हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो स्टूडेंट जो है यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।